स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं बिहार झारखंड की ताजा और बड़ी खबरें। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत सरकार ने किन किन नई योजनाओं को लागू किया है। किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कब दी जाएगी, बुजुर्ग श्रमिकों को 3000 रुपए कब मिलेंगे, किन किन लोगों का बिजली बिल माफ होगा, इन सभी योजनाओं के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। जनवरी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अब सभी पात्र राशन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल मिलेगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी तेजस्वी आनंद ने बताया कि यह व्यवस्था राज्य सरकार के निर्देश पर लागू की गई है, जिससे लाभुकों को संतुलित खाद्यान्न और पोषण मिल सके। ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है और अनियमितता पर सख्त कार्रवाई होगी। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 2 व्हीलर सब्सिडी अपडेट के तहत अब इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर महिलाओं को सीधे 46,000 रुपए तक का जबरदस्त फायदा मिल सकता है, जिससे ई वाहन पहले से कहीं ज्यादा सस्ते हो गए हैं। 2 व्हीलर सब्सिडी अपडेट का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर सब्सिडी दे रही हैं, जिसमें महिलाओं को खास प्राथमिकता दी जा रही है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत पर सीधी छूट मिलती है। जनवरी में बदले गैस सिलेंडर के दाम। अब 400 रुपए तक सस्ता हुआ सिलेंडर नए साल की शुरुआत आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। जनवरी महीने में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बड़ा बदलाव किया गया है। ताजा अपडेट के अनुसार गैस सिलेंडर की कीमतों में करीब 400 रुपए तक की कटौती की गई है, जिससे करोड़ों उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला आम लोगों के घरेलू बजट को संभालने में अहम भूमिका निभाएगा, जिससे गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम में रुकावट आएगी और आराम से कोई भी व्यक्ति गैस सिलेंडर खरीद सकता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रांची साहिबगंज के बीच 4 लेन 6 लेन सड़क और राजमहल मानिकचक गंगा पुल निर्माण में केंद्र की सहायता का आश्वासन दिया। बैठक में झारखंड के माइनिंग, इंडस्ट्रियल और पर्यटन विकास के लिए परिवहन परियोजनाओं पर जोर दिया गया। गडकरी ने लंबित भूमि अधिग्रहण और एनओसी मामलों को समय पर निपटाने तथा सभी प्रस्तावों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया। इससे राज्य के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। छात्रों के लिए साल 2026 की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर सामने आ चुकी है। पढ़ाई को डिजिटल बनाने और मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने फ्री लैपटॉप योजना 2026 के नए आवेदन शुरू कर दिए हैं। जैसे ही यह खबर सामने आई, छात्रों और अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि अब पढ़ाई के लिए लैपटॉप खरीदने की चिंता खत्म होने वाली है। आज के समय में ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल क्लास, प्रोजेक्ट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लैपटॉप बेहद जरूरी हो गया है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। फ्री लैपटॉप योजना 2026 के तहत पात्र छात्रों को बिल्कुल मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य दोनों मजबूत हो सकें। श्रम पेंशन स्कीम 2026 का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सहारा देना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पात्र श्रमिकों को हर महीने 3000 रुपए की पेंशन दी जाती है। महंगाई के इस दौर में जहां मजदूरों के लिए नियमित आय बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, वहां यह पेंशन योजना एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। सरकार का फोकस ऐसे श्रमिकों पर है जिनके पास रिटायरमेंट के बाद आय का कोई स्थायी साधन नहीं होता। यही वजह है कि यह योजना मजदूर भाइयों के लिए भविष्य को सुरक्षित करने का मजबूत विकल्प बन रही है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ही एक छात्र हैं और आप पढ़ाई के लिए पैसों की तंगी से पढ़ाई रोक रहे हैं, तो रुको, मैं आपके लिए केंद्र सरकार द्वारा छात्रों को पढ़ाई के लिए दी जाने वाली पैसे की मदद की छात्रवृत्ति योजना के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2026 है। पीएम छात्रवृत्ति योजना
2026 के अंतर्गत चयनित छात्रों को संबंधित नियामक निकायों द्वारा शामिल किए गए पाठ्यक्रमों की अवधि के अनुसार 1 से 5 वर्ष की अवधि के लिए सालाना छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि लड़कों के लिए 2,500 रुपए प्रतिमाह और लड़कियों के लिए 3,000 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। निजी क्षेत्र के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO जल्द ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन पर बड़ा फैसला ले सकता है। इसे 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने पर विचार हो रहा है। यह कदम बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए उठाया जा रहा है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इस प्रस्ताव पर कर्मचारी संघों और पेंशन भोगियों के संगठनों ने पुरजोर समर्थन जताया है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। इसकी घोषणा जल्द ही नीतिगत चर्चाओं या केंद्रीय बजट के दौरान की जा सकती है। केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इस बार 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है, जिसे लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं। हालांकि अब सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को इंडिया टुडे को बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार 1 फरवरी को 2026 का केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं। संसदीय कार्य समिति CCPA बुधवार को होने वाली बैठक में बजट सत्र की तारीखों पर आखिरी फैसला ले सकती है। अधिकारियों के अनुसार CCPA की बैठक में संसद के बजट सत्र का कार्यक्रम और इस साल केंद्रीय बजट पेश करने की सटीक तारीख दोनों तय की जाएंगी, क्योंकि 1 फरवरी को रविवार पड़ने के कारण अनिश्चितता बनी हुई है। मखाना विकास योजना के तहत सरकार बिहार के 16 जिलों को लाभ देने वाली है। इस योजना में नए मखाना किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें किसानों को क्षेत्र विस्तार, उन्नत बीज उत्पादन और टूल्स किट पर अनुदान मिल सकेगा। किसान इसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार के भिखारियों को नीतीश सरकार उद्यमी बना रही है। राज्य में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चला रही है। इसके लिए राज्य के 10 जिलों में 19 भिक्षुक पुनर्वास गृह संचालित है। इसमें भिक्षुकों को रहना, खाना और सुरक्षित जीवन व्यापन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा भिक्षुकों को स्वरोजगार करने के लिए सरकार की ओर 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा उन्हें शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास जैसे कई लाभ भी दिए जाते हैं। समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान में 544 भिक्षुकों को आर्थिक सहायता दी गई है। जस्टिस संगम कुमार साहू ने बुधवार को पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली। लोक भवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार सहित कई मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बिहार में पंचायत स्तर पर तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिले, इसे लेकर सरकार की तरफ से कई पहल किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिहार में 23 जिलों के अलग अलग विधानसभा इलाकों में 352 ग्रामीण अस्पताल भवन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। राज्य के 23 जिलों के अलग अलग विधानसभा इलाकों में मरीजों को अब उनकी पंचायत में ही गर्भवती महिलाओं की जांच, डिलीवरी के पहले देखभाल और सुरक्षित डिलीवरी की सेवा मिलेगी। पटना के गांधी मैदान में इस साल गणतंत्र दिवस समारोह सिर्फ परेड और झांकियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सामाजिक बदलाव की एक मजबूत तस्वीर भी पेश करेगा। पुनपुन की महादलित समुदाय से आने वाली 6 बेटियां इस दिन पिंक बस चलाती नजर आएंगी और परिवहन विभाग की झांकी को लीड करेंगी। गणतंत्र दिवस समारोह में जब परिवहन विभाग की झांकी गांधी मैदान में प्रवेश करेगी तो उसकी अगुवाई पिंक बस करेंगी। इन बसों की ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही महिलाएं होंगी।
बिहार में एक बड़े रोड प्रोजेक्ट का काम जोर शोर से शुरू होने वाला है। राज्य में 5 स्टेट हाईवे का निर्माण होने वाला है। इसके निर्माण को लेकर करोड़ों रुपए मंजूर कर लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 5 स्टेट हाईवे के निर्माण को लेकर बिहार राज्य पथ विकास निगम की तरफ से पिछले दिनों एडीबी एशियन विकास बैंक को पीबी प्राइस बिड इवैल्यूएशन रिपोर्ट भेजी गई थी। रिपोर्ट भेजे जाने के बाद एडीबी की तरफ से इसे मंजूर कर लिया गया। इसकी जानकारी निगम को दे दी गई, जिसके मुताबिक बिहार में स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए लगभग 2,900 करोड़ रुपए बिहार सरकार को एडीबी की तरफ से मदद के तौर पर दी जाएगी। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करने को लेकर आदेश भी विभाग की तरफ से एजेंसियों को दे दी गई है। बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य भर में आभूषण दुकानों को निशाना बनाकर हो रही वारदातों ने सर्राफा व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। इसी पृष्ठभूमि में ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्डस्मिथ फेडरेशन बिहार चैप्टर ने सुरक्षा के मद्देनजर एक अहम फैसला लिया है। अब मास्क, हेलमेट, बुर्का या हिजाब पहनकर आने वाले ग्राहकों से सीधे लेन देन नहीं किया जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि यह कदम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। पटना के गंगा तट पर जल्द ही एक नया ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिदृश्य आकार लेने जा रहा है। जेपी गंगा पट के दक्षिण दूजरा में लोकनायक जयप्रकाश नारायण का समाधि स्थल बनेगा, जबकि बांस घाट के पास 10 एकड़ में वेस्ट टू वंडर थीम पार्क विकसित किया जाएगा। दोनों ही महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का निर्माण बुडको द्वारा किया जाना है। मंगलवार को जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने इन स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और सभी अड़चनों को दूर करने के निर्देश दिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार एक्शन मोड में हैं। इसी के साथ उन्होंने लोगों की शिकायत विभाग तक पहुंचे इसके लिए बड़ा आदेश जारी किया है। दरअसल पटना समेत पूरे बिहार के नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों, स्वच्छता पदाधिकारियों और सिटी मैनेजर को नया नंबर दिया जाएगा। खरमास बाद 15 जनवरी को अधिकारियों को सीयूजी मोबाइल नंबर दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने विभाग के कामकाज और उपलब्धियों के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने विभाग का एक नया सर्कुलर भी जारी किया। उन्होंने कहा कि इसमें साल 2003 से 2023 तक के जमीन से जुड़े सभी जरूरी नियम एक जगह रखे गए हैं। विजय सिन्हा ने बताया कि इस सर्कुलर को 4 हिस्सों में तैयार किया गया है ताकि विभाग के अधिकारी और कर्मचारी नियमों को आसानी से समझ सकें और काम करते समय दिक्कत न हो। इसका मकसद यही है कि नियम आसान हो और आम लोगों के जमीन से जुड़े काम जल्दी निपटें। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कोडरमा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रस्तावित इंग्लैंड दौरे पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निवेश के लिए सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा का लाभ झारखंड की जनता को मिलना चाहिए, न कि यह व्यक्तिगत द्वारा बने। मुंडा ने राज्य की नीतियों और पेशा कानून में विसंगतियों पर भी प्रहार किया, साथ ही पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित करने का सुझाव दिया। झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से रांची में आईआईटी स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कौशल और फिनटेक विश्वविद्यालयों के लिए 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता भी मांगी। शिक्षाविदों ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि आईआईटी से शोध, उद्यमिता, तकनीकी कौशल और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जिससे राज्य के युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड विद्युत शुल्क प्रथम संशोधन अधिनियम 2021 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। यह फैसला 30 से अधिक याचिकाओं पर आया, जिसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों ने बिजली शुल्क में 1000% तक की बढ़ोतरी को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि शुल्क गणना की पद्धति बदलना मनमाना था। हालांकि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर 50 पैसे प्रति यूनिट शुल्क लगाने वाले द्वितीय संशोधन को वैध ठहराया गया। रांची क्लब में द रोज सोसाइटी द्वारा 11 जनवरी को 102वीं गुलाब प्रदर्शनी आयोजित होगी। इसमें रंग बिरंगे गुलाबों के साथ कलाकारों की कलाकृतियां भी प्रदर्शित होंगी। दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। दोपहर 12:30 से शाम 6 बजे तक प्रदर्शनी खुली रहेगी।
जहां मुख्य अतिथि विजेताओं को पुरस्कार देंगे। यह आयोजन फूल प्रेमियों और कला प्रेमियों दोनों के लिए खास होगा। रांची नगर निगम अपर बाजार में एक आधुनिक मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी कर रहा है। यह परियोजना शहर में बढ़ते यातायात दबाव और पार्किंग की समस्या का स्थायी समाधान करेगी। इसमें 314 कार और 25 ट्रक पार्किंग स्लॉट, आधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। प्रशासक सुशांत गौरव ने इसे रांची की पहली ऐसी परियोजना बताया जो भविष्य के लिए एक मॉडल बनेगी। डीपीआर शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का के पैतृक गांव गुमला को आदर्श ग्राम बनाने पर जोर दिया है और जल्द ही वहां का दौरा करेंगे। सैनिक कल्याण निदेशालय की बैठक में उन्होंने पूर्व सैनिकों व शहीदों के आश्रितों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। रांची के युद्ध स्मारक को पर्यटन स्थल बनाने, नए सैनिक स्कूल खोलने और अग्निवीरों को रोजगार के अवसर देने पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 18 से 26 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित दावोस और यूनाइटेड किंगडम दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। इस ऐतिहासिक दौरे में झारखंड का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल विश्व आर्थिक मंच में भाग लेगा। इसका उद्देश्य राज्य की खनिज संपदा, औद्योगिक क्षमता और पर्यटन संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत कर निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक विकास को गति देना और रोजगार के अवसर सृजित करना है। लंदन में भी संस्थागत सहयोग पर चर्चा होगी। झारखंड में प्रत्येक जिले के 3 पीएम श्री स्कूलों को मेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। कुल 72 विद्यालयों का चयन कर उन्हें गहन निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा ताकि वे अन्य पीएम श्री स्कूलों के लिए मानक स्थापित कर सकें। इसका उद्देश्य बच्चों को उत्कृष्ट, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे ये स्कूल पूरे राज्य के लिए आदर्श बन सकें। धनबाद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राज्य में 8वें स्थान पर है, जबकि अबुआ आवास योजना में 15वें स्थान पर है। उपविकास आयुक्त सन्नी राज ने दोनों योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए प्रधानमंत्री आवास के 20,777 और अबुआ आवास के 12,023 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। बीडीओ को कार्य पूरा करने और लाभार्थियों को किस्तें जारी करने का आदेश दिया गया है। कोल इंडिया के अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। कोयला मंत्रालय ने उनके वेतनमान में सुधार को हरी झंडी दे दी है, जिससे उन्हें अब महारत्न कंपनी के अनुरूप संशोधित वेतन और भत्ते मिलेंगे। यह निर्णय जूनियर अधिकारियों द्वारा दायर याचिका और जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद आया है। इससे कंपनी पर 515 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, लेकिन वेतन विसंगति दूर होगी। झारखंड सरकार धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल या आधुनिक शहरी परिवहन व्यवस्था शुरू करने की तैयारी कर रही है। बढ़ते ट्रैफिक और लाखों लोगों की आवाजाही को देखते हुए विस्तृत सर्वे कराया जा रहा है। रांची में 51.3 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क पर काम चल रहा है। यह परियोजना ट्रैफिक जाम, प्रदूषण कम करने और शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधारने में सहायक होगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। आईआईटी रुड़की ने जेईई एडवांस्ड 2026 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा 17 मई को होगी, जिसके लिए पंजीकरण 23 अप्रैल से 2 मई तक चलेगा। परिणाम 1 जून को घोषित किया जाएगा। जेईई मेन 2026 के शीर्ष 2.5 लाख उम्मीदवार ही इसके लिए पात्र होंगे। सामान्य वर्ग के लिए शुल्क 3,200 रुपए है, जबकि महिलाओं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 1,600 रुपए निर्धारित है। जमशेदपुर में गुलाबी ठंड के बीच चाय की टपरियां गर्मागर्म बहसों का केंद्र बन गई हैं। साकची से बिष्टुपुर तक ये अड्डे अब मिनी संसद का रूप ले चुके हैं, जहां लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से लेकर निजी समस्याओं तक पर खुलकर चर्चा करते हैं। युवा इसे देसी हीटर और थेरेपी सेंटर मानते हैं, जबकि हर वर्ग के लोग यहां अपनत्व और गर्माहट महसूस करते हैं। यह जमशेदपुर की एक अनूठी संस्कृति बन गई है। जमशेदपुर में जिला प्रशासन ने अभिभावकों को साक्षर बनाने की अनूठी पहल शुरू की है।
अप्रैल 2026 से सरकारी स्कूलों में बच्चे और माता पिता साथ पढ़ेंगे। इस योजना के तहत निरक्षर अभिभावकों को बुनियादी हिंदी और गणित सिखाया जाएगा। इसका उद्देश्य पूरे परिवार को शिक्षित कर जमशेदपुर को पूर्ण साक्षर जिला बनाना है, जिससे शिक्षा की रोशनी हर घर तक पहुंचे। जमशेदपुर में 8 से 9 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय गैल्वानेक्स्ट सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इसमें देश विदेश के विशेषज्ञ इस्पात को जंग से बचाने वाली नई गैल्वेनाइजिंग तकनीकों और हल्के मजबूत स्टील AHSS पर चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य घरों की छतों और वाहनों को अधिक टिकाऊ बनाना, साथ ही गाड़ियों का वजन कम कर माइलेज बढ़ाना है। यह तकनीक आम लोगों को सीधा लाभ देगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सेल ने दिसंबर 2025 में 2.1 मिलियन टन इस्पात बेचकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है, जो दिसंबर 2024 की तुलना में 37% अधिक है। यह कंपनी के इतिहास में दिसंबर माह की अब तक की सबसे बड़ी बिक्री है। अप्रैल से दिसंबर 2025 तक कुल बिक्री में 17% की वृद्धि दर्ज की गई। बेहतर परिचालन दक्षता, समय पर डिलीवरी और ग्राहक केंद्रित पहलों ने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे घरेलू और वैश्विक बाजार में सेल की स्थिति मजबूत हुई है। केंद्र सरकार के शुरुआती अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। देश की सकल घरेलू उत्पाद GDP 2025 से 26 में 7.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो पिछले साल के 6.5% से अधिक है। यह वृद्धि आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए सकारात्मक संकेत है, जो निरंतर अपडेट किया जा रहा है। भारतीय टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह फिट हैं। उनका रिहैब सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। VVS लक्ष्मण ने मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर को ईमेल के जरिए उनकी फिटनेस की जानकारी दी। अय्यर को अब नेशनल क्रिकेट एकेडमी से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच से ही प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे।